दोस्तों अब अगला कॉमिक्स अपन पढ़ेंगे राम रहीम और ग्रीनलैंड भाग 2। राम रहीम को चीफ मुखर्जी ने एक खुफिया एजेंट से मिलने कलकत्ता भेजा। राम रहीम कलकत्ता पहुंचे। वहां राम रहीम को एक होटल में छोड़कर अकेला एक खुफिया एजेंट राजेलाल से मिलने एक बदनाम बार मूनलाइट में पहुंचा। राजेलाल उसे उस बार के होटल में अपने कमरे में ले गया और वहां राम को बताया कि 5 देशों के लापता हुए 13 विमान अंतिम बार ग्रीनलैंड नामक एक स्वतंत्र देश पर देखे गए थे, जिसका दुनिया के नक्शे पर में कोई जिक्र नहीं है। तुम्हें ये सब बातें कैसे मालूम हुई? अपने एक शिकारी मित्र अजीत पाल से, जो बंबई में रहता है। लेकिन मिस्टर राम, उसने ये बातें नशे में बताई थी और अगले ही दिन उसने भयभीत होकर शहर छोड़ दिया था। राम ने राधेलाल से उसके मित्र अजीत पाल का पता लिया था कि कुछ अज्ञात लोगों ने वहां आकर उसकी हत्या कर दी। धाय राधे की मौत के बाद राम रहीम ने कलकत्ता छोड़ दिया और प्लेन द्वारा बंबई के लिए रवाना हो गए, ताकि वे अजीत पाल से लापता विमानों की असलियत जान सकें। कहीं हत्यारों ने अजीत पाल की भी हत्या कर दी तो फिर तो गजब हो जाएगा। और जब वे दोनों अजीत पाल के पते पर पहुंचे तो वहां वास्तव में अजीत पाल की हत्या की जा चुकी थी। राम रहीम ने तय किया कि वे मुख्य अपराधी तक पहुंचने और लापता विमानों का रहस्य जानने के लिए रात के समय अजीत पाल के फ्लैट की तलाशी लेंगे। ये सोचकर वे अपने होटल वापस लौट पड़े और तब उन्हें मालूम हुआ कि उनका लगातार पीछा किया जा रहा था और होटल में भी उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। वह अब भी हम पर निगाह रखे हुए है। अब तो हमारा होटल से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम खिड़की से हट जाओ रहीम। उसे इस बात का जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारी नज़र उस पर पड़ चुकी है। लेकिन इस अवस्था में हम अजीत पाल के फ्लैट की तलाशी लेने के लिए होटल से बाहर कैसे निकलेंगे? रात को सोने का बहाना कर हम होटल के पिछले गेट से बाहर जाएंगे। ओह, शाम को राम रहीम बाजार में घूमे, पीछा करने वाला बराबर उसका पीछा करता रहा। उसके बाद वापस होटल पहुंचकर उन्होंने खाना खाया और रात के 11 बजे के करीब कमरे की बत्ती बंद कर दी। चलो, छुट्टी हुई। शायद वे लोग सो गए। अब मैं भी कार के भीतर चलकर अपनी कमर सीधी कर लूं। कमबख्तों ने दिन भर चैन नहीं लेने दिया। यहाँ तक की कहानी आप पिछले अंक राम रहीम और लापता विमान में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ें। और इंतजार करने के लिए वह अपनी कार की पिछली सीट पर पहुंच गया। ओह, काफी देर बाद कमर सीधी करने का मौका मिला है। राम भैया, वह अपनी कार में चला गया। यदि हम चाहें तो अब मुख्य द्वार से भी बाहर निकल सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि कभी कभी तुम्हारी अक्ल घास चरने चली जाती है। यदि हम मुख्य द्वार से बाहर निकले तो क्या हम होटल के कर्मचारियों की निगाह में नहीं आ जाएंगे? फिर से हमारी तरह फिर से हमसे तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, कब लौटेंगे, और ये सब हमारे लिए शिद्दत बन जाएगा। ओह, मैंने तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। परंतु राम भैया, पिछले द्वार से जाने पर भी तो हम चौकीदार की नज़रों में आ जाएंगे। फिर तुम्हारी योजना? मैंने सब सोच लिया है। हम चौकीदार की नज़रों से छिपकर होटल से बाहर निकलेंगे और जैसे निकलेंगे वैसे ही वापस लौटेंगे। लेकिन कैसे? बाहर निकलो, फिर बता दूंगा। दोनों तैयार थे। वे चुपचाप कमरे से बाहर निकले और कमरे को लॉक करने के बाद दबे पांव गैलरी में चलने लगे। जिस तरफ वे जा रहे थे उस तरफ पिछवाड़े का जीना था। जल्दी ही वे जीना उतरकर होटल के पिछवाड़े पहुंच गए। वह देखो, दरवाजे पर चौकीदार मुस्तैद खड़ा है। हमें उस तरफ नहीं जाना है। फिर मेरे पीछे चले आओ। फिर राम रहीम के साथ एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां दीवार टूटी थी और काफी नीचे थी। यहाँ से बाहर निकलने में कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे पीछे चले आओ। बाहर तो आराम से निकल आए, लेकिन अब लिंक रोड अजीत पाल के फ्लैट तक कैसे पहुंचेंगे?
कुछ दूरी पर टैक्सी स्टैंड है, वहीं से कोई टैक्सी पकड़ लेंगे। अजीत पाल के घर जाते समय मैंने वह स्टैंड देख लिया था। टैक्सी स्टैंड पहुंचकर उन्होंने एक टैक्सी पकड़ी और अजीत पाल के घर की ओर चल पड़े। राम ने रहीम को पहले ही निर्देश दे दिया था कि वह टैक्सी में किसी की कोई बात न करे। फिर आने से अजीत पाल के फ्लैट के आने से पहले ही उन्होंने टैक्सी रुकवा ली और टैक्सी से उतर पड़े। क्या टैक्सी को रुकवाने के लिए कहोगे? कोई जरूरत नहीं। टैक्सी का बिल अदा कर राम रहीम पैदल ही अजीत पाल की कोठी की ओर चल पड़े। उस इमारत के निकट पहुंचकर राम रहीम रुके जिसमें अजीत पाल का फ्लैट था। पूरी इमारत अंधकार और सन्नाटे में डूबी हुई थी। शायद उस इमारत में रहने वाले सभी लोग सो चुके थे। राम रहीम ने आसपास का निरीक्षण किया। राम भैया, पुलिस ने अजीत पाल का फ्लैट तो सील कर दिया होगा, फिर उसके हम खिड़की के रास्ते से भीतर घुसेंगे। उसका फ्लैट दूसरी मंजिल पर है और वह देखो अजीत पाल के फ्लैट की खिड़की, हम उसी खिड़की के रास्ते भीतर घुसेंगे और यह गंदे पानी का पाइप हमें आसानी से उस खिड़की तक पहुंचा देगा। लेकिन राम भैया, तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि वह खिड़की अजीत पाल के फ्लैट की ही है? तुम तो उसके कमरे में कभी गए नहीं। जब हम सुबह यहाँ आए थे तो मैंने एक दो पुलिसकर्मी के साथ एक इंस्पेक्टर को उसी खिड़की के पास खड़े देखा था और पुलिस का वहाँ होना उस समय यही सिद्ध करता था कि वह अजीत पाल का ही फ्लैट होगा। वाह राम भैया, आज तो मैं वाकई तुम्हारी बुद्धि का लोहा मान गया और यह भी जान गया कि तुम हमेशा अपनी आंखें खुली रखते हो। बस बस बस, तारीफ बंद करो और जल्दी से ऊपर चढ़ने की तैयारी करो। और शीघ्र ही दूसरी मंजिल की खिड़की के निकट पहुंचकर राम ने अपनी जेब से एक स्टिकर पाइप का कागज निकाला और उसे खिड़की के शीशे पर चिपका दिया। हम राम भैया पूरी तैयारी के साथ आए हैं। फिर राम ने जेब से शीशा काटने का कटर निकालकर कागज लगे हिस्से को काटकर अलग कर दिया। इससे जरा भी आवाज उत्पन्न नहीं हुई। उसके बाद राम ने उस स्थान से हाथ भीतर डालकर खिड़की की चटकनी गिरा दी। फिर चले आओ। कमरे के पीछे पहुंचकर राम भैया, मैं स्विच ढूंढकर बत्ती जला दूं? ओ, यह मूर्खता हरगिज मत कर बैठना, वरना खिड़की के रास्ते रोशनी बाहर तक जाएगी। ओ, फिर अंधकार में तुम यहाँ की तलाशी कैसे लोगे? राम ने तुरंत जेब से पेंसिल टार्च निकालकर उसे जला लिया। बस इसकी मध्यम रोशनी में ही हमें अपना काम पूरा करना होगा। हे भगवान, यह इंसान है या? ओ, आओ पहले इस अलमारी को चेक करते हैं। राम रहीम तलाशी लेने में जुट गए। वह फ्लैट 3 कमरों, एक किचन, एक बाथरूम और एक लैट्रिन वाला था। क्योंकि अजीत पाल ने शादी नहीं की थी और बिल्कुल अकेला था, इसलिए पुलिस ने उसे सील बंद कर दिया था। राम रहीम वहां मौजूद एक एक वस्तु को टटोलते हुए अंत में बाथरूम में जा पहुंचे। उफ, ये सारे फ्लैट में कोई सूत्रहात नहीं लगा। जब सारे फ्लैट में कोई सूत्रहात नहीं लगा तो यहाँ क्या मिलेगा? राम भैया, मैं तो इस तलाशी के काम से अब बोरियत महसूस करने लगा हूँ और बहुत थकावट भी महसूस कर रहा हूँ। तभी मैं तुम्हारे प्रति कभी कभी निराश हो जाता हूँ। सोचता हूँ तुम्हारी यह लापरवाही और सुस्ती कभी तुम्हें कुछ बनने भी देगी या नहीं। अरे, कहता कहता राम चौंक उठा और एक तरफ रखी साबुनदानी के निकट पहुंच गया। क्यों, क्या हुआ? तुम इस साबुनदानी को इतनी गौर से क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें ये साबुनदानी विचित्र नहीं लग रही? भला विचित्र क्यों लगेगी? जब इसमें साबुन रखा है तो ये साबुनदानी ही होगी। तभी राम ने पता नहीं उस साबुनदानी में क्या हरकत की, उसका नीचे का तला खुल गया, खट, और उसमें से कोई चीज निकल कर नीचे गिर पड़ी। ओह राम भैया, ये कागज कैसा है? राम ने रहीम के हाथ से कागज लेकर टार्च की रोशनी में गौर से देखा। अगले ही पल वो मारा, मिल गया। क्या मारा? क्या मिल गया? मुझे भी तो कुछ बताओ। इस कागज पर ग्रीनलैंड का नक्शा बना है।
और पीछे कुछ लिखा है, शायद अजीत पाल का कोई लेख है। आओ अब चलते हैं, होटल जाकर इसे पढ़ेंगे। दोनों जिस तरह फ्लैट में पहुंचे थे उसी तरह खिड़की के रास्ते बाहर निकल आए। संयोग से कुछ दूर पैदल चलने के बाद उन्हें एक टैक्सी भी मिल गई और जिस तरह वे होटल से बाहर निकले थे उसी तरह होटल में प्रविष्ट हो अपने कमरे में पहुंच गए। टन टन, ओ 3 बज गए। हाँ, हमें ज़्यादा समय नहीं लगा और ईश्वर का शुक्र है कि हमारे काम में कोई मुश्किल भी पेश नहीं आई। अब जरा उस कागज को तो पढ़ो। अभी लो, कहकर राम जेब से कागज निकालने लगा। अरे, यह एकाएक उनके कमरे की बत्ती कैसे जल गई? अभी तो सिर्फ 3 ही बजे हैं। इतनी जल्दी उठने का क्या कारण हो सकता है? क्या वे कहीं जाने के चक्कर में हैं? उफ, कमबख्तों पर फिर नजर रखनी पड़ेगी। उधर राम रहीम होटल के कमरे में उस कागज के पीछे लिखी इबारत पढ़ रहा था। मैं एक बार अफ्रीका के जंगलों में शिकार खेलने खेलते खेलते अपने साथियों से बिछुड़ गया और जंगलों की भयानकता में भटकता हुआ कुछ अजनबी लोगों के हाथ लग गया। वे लोग मुझे पकड़कर जंगलों के दूसरी ओर बसी हुई एक आधुनिक नगरी में ले गए। उस नगरी को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। वहाँ एक स्थान पर कई देशों के विमानों को खड़े देखकर मैं चौंक उठा। ओह! इनमें तो हमारे देश का भी विमान है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गए? मैं लाख सिर खपाने के बावजूद उन विमानों के वहाँ होने का रहस्य नहीं जान सका। उन लोगों ने मुझे एक कोठरी में ले जाकर कैद कर दिया। हे भगवान! मैं न जाने कहाँ और किस मुसीबत में फंस गया। लेकिन वहाँ मुझे खाने-पीने की हर प्रकार की सुविधा थी। फिलहाल तो मुझे यहाँ कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही, लेकिन पता नहीं बाद में ये मेरे साथ कैसा सलूक करें। 3 दिन बाद उन लोगों ने मुझे अपने राजा के सामने उन उसके दरबार में पेश किया, लेकिन वहाँ राजा के साथ मैं कई गोरे लोगों को देखकर फिर चौंक उठा। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और वे गोरे लोग मुझे देखकर आपस में सलाह करने के बाद पता नहीं किस भाषा में राजा से बातें करते रहे। उसके बाद राजा ने फैसला सुनाया, इसे कल काली रात को जश्न के मध्य मौत के घाट उतार दिया जाए। ओह नहीं! मैं राजा के आगे बहुत रोया धोया गिड़गिड़ाया, लेकिन उन गोरों के कहने के कारण राजा को मुझ पर जरा भी रहम नहीं आया। ले जाओ इसे और कोठरी में डाल दो। मुझे फिर कोठरी में डाल दिया गया। मुझे अब हर कीमत पर यहाँ से भागना होगा, वह भी आज ही की रात। और उसी रात जब मुझे वहाँ का एक व्यक्ति खाना देने आया, खटाक, उसे बेहोश कर मैं वहाँ से भाग निकला। पता नहीं उस समय मुझ में कहाँ से इतनी ताकत व चुस्ती-फुर्ती आ गई थी कि मैं मार्ग में आने वाले हर रुकावट को दूर करता चला गया। ढिशुम, ढिशिम, उफ, ई, खचा, धड़, गड़प, बड़प। किसी तरह मैं हर रुकावट का सामना करता हुआ उस नगरी से बाहर निकल गया आया। लेकिन मैं यह भी जानता था कि मेरा पीछा किया जा रहा था। वह किसी भी हालत में जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। जाओ, चारों तरफ उसकी तलाश करो। मेरी तलाश जोर शोर से हो रही थी, लेकिन मैं गिरता पड़ता दौड़ता चलता आखिरकार उस बीहड़ जंगल से निकलने में सफल हो गया। बस अब मुझे किसी तरह शहर पहुंचना है और वहां से अपने देश रवाना हो जाना है, वरना यहाँ रुकने का मतलब होगा अपनी जान गंवाना। वे विदेशी अब भी मेरा पीछा कर रहे होंगे। तब तक मैं यह जान चुका था कि उस देश का वह भाग जहाँ मैं कैद किया गया था ग्रीनलैंड है। मैंने अंदाजे से वहाँ तक जाने का नक्शा और उस नगर का नक्शा एक कागज पर उतार दिया है। वहाँ से मैं सीधा अपने दोस्त राधेलाल के पास कलकत्ता पहुँचा और कुछ दिन उसके पास रुका, लेकिन एक रात नशे में मेरे मुंह से ग्रीनलैंड के बारे में काफ़ी कुछ निकल गया और मैंने अगले ही दिन कलकत्ता छोड़ दिया, क्योंकि मुझे भय था कि ग्रीनलैंड के विदेशी अब भी मेरी खोज में होंगे और वे मुझे देखते ही जान से मार डालेंगे। वैसे भी मैंने कुछ दिन पहले अपने आसपास एक घोड़े को मंडराते देखा था और मुझे शक है वह ग्रीनलैंड में देखे गए घोड़ों में से एक होगा।
मैं इस कागज में नक्शा इसलिए बना रहा हूँ ताकि यदि किसी दुर्घटना में मेरी मौत हो जाए और यह कागज पुलिस के हाथ लग जाए तो वह ग्रीनलैंड में पहुंचकर विमानों और गोरों का रहस्य जानने का अवश्य प्रयास करे। यह कहकर राम चुप हो गया। क्यों? तुम चुप क्यों हो गए? बस इस कागज में इतना ही लिखा है। दोनों में कुछ देर चुप्पी छाई रही। राम कागज को पलटकर उस पर बने नक्शे को देखता रहा और रहीम किसी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद रहीम ने ही खामोशी भंग की। राम भैया, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। अजीत पाल ने यह कागज पुलिस के लिए ही तो लिखा था, फिर इसे इतने गुप्त ढंग से क्यों छिपाया कि ये कागज आसानी से किसी को न मिल सके? इस संबंध में तो मैं यही कह सकता हूँ कि अजीत पाल को यह भय था कि अजनबी दुश्मन या तो उसके फ्लैट की तलाशी लेंगे या ले चुके थे, इसलिए उसने इसको इतना छुपा कर रखा। चलो, तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि यह कागज पुलिस के हाथ कैसे लगता। इसे तो बस संयोग ही समझो कि साबुनदानी पर तुम्हारी नजर पड़ गई और यह कागज हमें मिल गया। मुझे विश्वास है कि अजीत पाल ने कहीं कोई ऐसा सूत्र अवश्य छोड़ा होगा जिससे छानबीन के दौरान पुलिस इस साबुनदानी तक पहुंच जाती। खैर, अब छोड़ो इस विषय को और सुलझाओ। मुझे बड़े जोरों से नींद आ रही है। क्या नक्शे को तुम समझ सके? नहीं, और ना ही अब मैं इस नक्शे को समझना चाहता हूँ। कब? क्यों? मैं ग्रीनलैंड पहुंचने की एक आसान सी योजना बना चुका हूँ। ओह, क्या है वह योजना? सुबह बताऊंगा। चलो, अब बत्ती बुझाओ और सो जाओ। वह बेचारा निगरानी करने वाला भी अब उल्लुओं की तरह आंखें फाड़े हमारी खिड़की की ओर देख रहा होगा। उसे भी थोड़ी देर और आराम करने दो। कुछ न समझते हुए भी रहीम ने लाइट ऑफ की और अपने बिस्तर पर जा लेटा। थोड़ी ही देर में वहां दोनों के खर्राटे गूंज रहे थे। खर्र। ओह, बत्ती फिर बंद हो गई। क्या चक्कर हो सकता है? राम रहीम तो आराम से सो गए थे, लेकिन उस बेचारे की आंखों से नींद अब कोसों दूर हो चुकी थी। राम रहीम सुबह के 10 बजे तक सोते रहे। उसके बाद उठकर नहा धोए, फिर नाश्ता मंगाकर तगड़ा नाश्ता किया। तत्पश्चात रहीम काफी के घूंट भरता हुआ बोला, हाँ राम भैया, अब बताओ तुम्हारी क्या योजना है? मेरी योजना ऐसी है कि यदि वो कामयाब हो गई तो हम आसानी से और आराम के साथ ग्रीनलैंड पहुंच जाएंगे। हमें ग्रीनलैंड के मार्ग में ना तो खतरों का सामना करना पड़ेगा और ना ही बेकार में इधर उधर भटकना पड़ेगा। ओहो, तुम तो मेरी उत्सुकता ही बढ़ाए चले जा रहे हो। बताओ ना, आखिर तुम्हारी योजना क्या है? तो सुनो। फिर राम उसे अपनी योजना बताने लगा, जिसे सुनकर रहीम की आंखें आश्चर्य से चौड़ी होती चली गई। और जब राम योजना बताने के बाद चुप हुआ, क्यों रहीम, कैसी रही मेरी योजना? वंडरफुल। मैं तो यहाँ तक सोच भी नहीं सकता था। मेरे विचार से अब हमें समय नष्ट न करके तुरंत इस योजना पर कार्य आरंभ कर देना चाहिए, वरना हमारी निगरानी करने वाला हमें कोस कोस कर ही मार डालेगा। ठीक है, तब मिस्टर चीफ का ट्रांसमीटर पर सारी स्थिति और अपनी योजना से अवगत करा देता हूँ। कहकर राम ने अपना अटैची केस खोलकर उसमें से पॉकेट ट्रांसमीटर निकाला और उसे ऑन करके चीफ मुखर्जी से संपर्क स्थापित करने लगा। हेलो हेलो, 00 कॉलिंग, हेलो हेलो। जल्दी ही संपर्क हुआ। यस चीफ मुखर्जी हियर रिपोर्ट। चीफ, मैं राम बोल रहा हूँ। ओह, तुम, मैं तुम्हारे होटल ही आ रहा था। मैं इस समय कलकत्ता में ही हूँ। ओह, तब तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। फिर राम ने चीफ को सारी बात बताकर साथ ही अपनी योजना भी बता दी और अंत में बोला, चीफ, आपको मेरे कमरे में अटैची केस के ऊपरी खाने में वह कागज मिल जाएगा जिसमें अजीत पाल ने ग्रीनलैंड और वहां तक पहुंचने का नक्शा बनाया हुआ है। राम, तुम्हारी योजना वैसे तो ठीक है, लेकिन मैं उसमें थोड़ी सी तब्दीली करना चाहता हूँ। वह यह कि तुम अपने होटल से तब बाहर निकलोगे जब मैं तुम्हारे होटल पहुंच जाऊं। तुम्हारे होटल के बाहर पहुंचकर मैं 3 बार कार का हॉर्न बजाऊंगा।
तब तुम समझ लेना कि मैं पहुंच गया हूँ। तब तुम और रहीम अपनी योजना पर कार्यान्वित हो जाना। आखिर आप चाहते क्या हैं चीफ? मैं तुम लोगों का पीछा करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी योजना अनुसार मैं भी समय अनुसार ग्रीनलैंड पहुंच सकूं। गुड, आपका आइडिया भी बुरा नहीं चीफ। अब आप जल्दी हमारे होटल पहुंचिए, तब तक हम आवश्यक तैयारी करते हैं। चीफ द्वारा संबंध विच्छेद किए जाते ही राम ने ट्रांसमीटर ऑफ करके अटैची में डाल दिए। राम, तुम सारी बातचीत सुन ही चुके हो, अतः अब फटाफट तैयार हो जाओ। हाँ, छोटे छोटे हैंड ग्रेनेड और छोटा रिवॉल्वर अपने जूतों के तले में रखना न भूलना। समझ गया। लगभग 20 मिनट बाद दोनों तैयार थे, तभी बाहर से किसी कार के हॉर्न की आवाज आई। पी पी पी। ओ, चीफ आ गए। चलो, तुम अपना एयर बैग उठा लो। हमने निगरानी करने वाले को ये दर्शाना है कि हम होटल छोड़कर कहीं जा रहे हैं। परंतु जब चीफ हमारा पीछा करेंगे तो वह नक्शा उन्हें किस तरह मिलेगा जो तुमने अपने अटैची केस में छोड़ा है? मुझे विश्वास है वे अकेले नहीं होंगे, उनके साथ कोई आदमी भी होगा। वे उसी से वो कागज मंगवा लेंगे। अब देर मत करो, चलो, कहकर राम ने रहीम का अटैची केस और अपना एयर बैग संभाला और कमरे से बाहर निकल आए। कमरे के दरवाजे को लॉक करने की बजाय उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया और नीचे की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद वे होटल से बाहर निकलकर मुख्य सड़क पर किसी टैक्सी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे, ये तो होटल छोड़कर कहीं और जाने की तैयारी में है। मुझे तुरंत बात को खबर करनी चाहिए। तभी राम रहीम को टैक्सी मिल गई। एयरपोर्ट, बैठो साहब। राम रहीम की टैक्सी एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ी तो उस व्यक्ति ने भी अपनी कार स्टार्ट करके उसके पीछे लगा दी, लेकिन वह यह नहीं जान पाया कि एक और कार भी उसका पीछा कर रही है। सबसे पीछे वाली कार में चीफ मुखर्जी थे, जो स्वयं कार ड्राइव कर रहे थे। उधर राम रहीम का पीछा करता ने कार चलाते चलाते जेब से ट्रांसमीटर निकाला और उसे ऑन करके अपने बॉस से संपर्क किया। संपर्क होने के बाद उसने बॉस को सारी स्थिति बता दी। इस समय वे दोनों एयरपोर्ट जा रहे हैं बॉस, शायद वे ये शहर छोड़ रहे हैं। अब मेरे लिए क्या आदेश है? ये दोनों छोकरे तो अब मेरे लिए सरदर्द बन गए हैं। अब बिना इनका इलाज किए काम नहीं चलने वाला। 00, मैं आज ही भेज रहा हूँ। तुम उन दोनों लड़कों को एयरपोर्ट पहुँचने से पहले ही पकड़कर मेरे पास ले आना। ओके बॉस। और लगभग 10 मिनट बाद राम रहीम की टैक्सी के सामने से दो कारें आती दिखाई दी। उन्होंने पूरी सड़क घेर रखी थी। टैक्सी ड्राइवर ने रास्ता देने के लिए हॉर्न बजाना आरंभ कर दिया। पी 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 पी। ओह, शायद मेरे साथी आ पहुंचे हैं। हूँ, तो राम की योजना रंग ला रही है। जब सामने से आने वाली कारों ने टैक्सी को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिया तो मजबूरन उसे टैक्सी रोकनी पड़ी। सामने से आती कारें भी रुक गईं और उनमें से कुछ सशस्त्र व्यक्ति निकलकर टैक्सी की ओर झपटे। साहब, दो कारों ने हमारा रास्ता रोक लिया है और जो आदमी हमारी ओर आ रहे हैं उनके इरादे नेक नजर नहीं आते। ओह, शायद वे हमें किडनैप करना चाहते हैं, लेकिन तुम हमारे लफड़े में मत पड़ना। न, लेकिन साहब। ड्राइवर, जैसा मैं कह रहा हूँ उसी पर अमल करना, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ठीक है साहब। तभी, ए छोकरों, यदि अपनी जान की खैर चाहते हो तो चुपचाप नीचे उतर आओ। तो तुम लोग कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? बको मत, चुपचाप नीचे उतर आओ, वरना दोनों की लाशें यहाँ तड़पती नजर आएंगी। राम रहीम ने ज्यादा नानुकुर नहीं की और भय से कांपने की एक्टिंग करते हुए नीचे उतर आए। चलो, उस कार में बैठो। और राम रहीम के निर्देशित कार में बैठते ही दोनों कारें मुड़ी और वापस चल दी। पीछा करने वाले ने भी अपनी कार उनके पीछे लगा दी। फिर भला चीफ मुखर्जी कहाँ पीछे रहने वाले थे? जिस कार की पिछली सीट पर राम रहीम बैठे थे वह एक बंद केबिन जैसा था और उसके साथ अपहरणकर्ताओं का कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा था। राम, आखिर तुम्हारी योजना? चुप रहो,
तभी उन दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका सिर टकरा रहा है। ओह! ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने होश खोता जा रहा हूँ। ओह! समझा, शायद हमें किसी अदृश्य गैस से बेहोश किया जा रहा है। लेकिन रहीम कुछ बोल नहीं पाया और राम के साथ ही बेहोश होकर पिछली सीट पर लुढ़क गया। और राम रहीम को जब होश आया तो उन्होंने अपने आप को एक कोठरी में बंद पाया। राम भैया, इस समय हम कहाँ हैं? हम इस समय अपराधियों की कैद में। फिर राम ने जैसे ही अपनी घड़ी में देसी डाली को चौंक उठा। हैं? 6 बजे हैं? क्या कहा? शाम के 6 बजे? यानी हम 6-7 घंटे बेहोश रहे? और क्या कहा जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने देश की जगह कहीं और हो? तुम्हारे कहने का मतलब ग्रीनलैंड में? हाँ, हमारी इतनी लंबी बेहोशी तो यही दर्शाती है। ओह! तभी दो सशस्त्र व्यक्ति को कोठरी की तरफ आते देख राम नहीं चुप हो गए। अरे, ये किस देश के वासी हैं? कम से कम हमारे देश के तो नहीं लगते। हो न हो, हम ग्रीनलैंड में ही हैं। ए छोकरों, चलो हमारे साथ। लेकिन ध्यान रहे, यदि तुम दोनों ने किसी किस्म की गड़बड़ी की तो हम तुम पर जरा भी दया नहीं करेंगे। ठीक है। राम रहीम उनके साथ चल पड़े। क्यों भाई पहलवानों, क्या तुम बता सकते हो कि हम लोग इस समय कहाँ और तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? तुम दोनों इस समय हमारे देश ग्रीनलैंड में हो। हम तुम्हें अपने राजा के पास ले जा रहे हैं। क्या कहा? ग्रीनलैंड में? हम्म। तो मेरा विचार ठीक ही निकला। चलो, अच्छा ही हुआ तो हम जल्दी ही यहाँ पहुँच गए। ईश्वर करे चीफ। महाराज की जय हो। कैदी हाजिर है। हम्म। राजा ने अपने साथ बैठे गोरों से बातचीत की। तो यही है वे गोरे जिनका अजीत ने अपने पत्र में जिक्र किया था। लेकिन ये लोग सब दुनिया से इतनी दूर इस नगरी में क्या कर रहे हैं? अजीब है, ये नगरी और इनका राजा। जरूर ये गोरे यहाँ दुनिया के विरुद्ध कोई भयानक षड्यंत्र रच रहे हैं। तभी 3 गोरों में से एक गोरा बोला। राम रहीम, मैं तुम दोनों का यहाँ स्वागत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों यह सोच सोचकर आश्चर्यचकित हो रहे होगे कि हम लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, और तुम लोगों को यहाँ क्यों लाया गया है। कहकर उस गोरे व्यक्ति ने एक भयानक ठहाका लगाया। हा हा हा। घबराओ नहीं, तुम्हें मौत के घाट उतारने से पहले सब कुछ बताया जाएगा। सुनो, तुम दोनों को यहाँ इसलिए लाया गया क्योंकि तुम दोनों अजित पाल के कारण हमारे बहुत से रहस्य जान चुके थे और हमारे लिए खतरनाक बनते जा रहे थे। असली मकसद बयान करो मिस्टर बकोड़ा। ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं। क्या तुम मुझे जानते हो? मैं तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे दोनों साथियों को भी जानता हूँ। इनका नाम जैक्सन है और रॉबर्ट, और तुम तीनों अंतर्राष्ट्रीय मुजरिम हो। दुनिया भर की पुलिस तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है, जबकि सब दुनिया से तुम तीनों 2 साल से गायब हो। अब यह बात तो मेरी समझ में आ गई कि 2 साल से तुम तीनों यहाँ छिपे बैठे हो, परंतु यह बात अब भी समझ में नहीं आ रही कि तुम तीनों विमानों का अपहरण कर उनके यात्रियों को क्या कर रहे हो। यानी सब लोगों पर फिर कौन सा नया जुल्म ढा रहे हो, क्योंकि तुम जैसे शैतान चुप होकर बैठने वालों में से नहीं होते। ओह, तो तुम हमारे बारे में काफी कुछ जानते हो। खैर, जो बातें तुम नहीं जानते वह भी हम तुम्हें बताएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि उन सब बातों को जानने के पश्चात तुम दोनों जीवित नहीं बचोगे। हा 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 हा। हम अन्य लोगों की तरह तुम दोनों के दिमाग, गुर्दे, आंखें, अन्य इंद्रियां भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफी अच्छे दामों पर बेच देंगे। क्या? यानी तुम तीनों यहाँ बैठकर इंसानों के अंगों का व्यापार कर रहे हो? तुम बिल्कुल ठीक समझे लड़के। हा हा हा। हमारे एजेंट दुनिया भर में फैले हुए हैं। उनकी इंटरनेशनल इंटरनेशनल पर हम पर लोग यहाँ बैठे बैठे एक आधुनिक मशीन द्वारा यात्रियों से
भरे विमान का अपहरण करके उसे यहाँ ले आते हैं। फिर उन लोगों के विशेष अंग निकालकर उनका व्यापार तुम्हारी सभी दुनिया से करते हैं। हाँ हाँ हाँ, इसे हमें इससे हमें बहुत मुनाफा होता है। ओह, तो ये यहाँ ऐसा घिनौना धंधा कर रहे हैं। कुत्ते, मैं तुम जैसे शैतानों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जोश में होश मत खो रहीम, हम इस समय इनकी कैद में हैं। ये चाहे तो हमें एक क्षण में मौत की घाट उतार सकते हैं। लेकिन भैया, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा साथी ठीक ही कह रहा है बच्चे। यदि अपनी भलाई चाहते हो तो भलाई चाहते हो तो चुप ही रहो। रहीम मन महसूस कर चुप हो गया। अच्छा मिस्टर बकोड़ा, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने इस राजा को कैसे काबू में कर लिया? जरूर बताऊंगा। सुनो, एक तो हम इसे बाहरी दुनिया की सुंदर सुंदर लड़कियां पेश करते हैं। दूसरे, यह हमारे शहर के आग उगलने वाले हथियारों यानी बम गोलों से बहुत डरता है। इन दोनों बातों से हम इसे और इसके आदमियों से जो कहते हैं वैसा ही ये लोग करते हैं। अच्छा, क्या तुम हमें वह मशीन नहीं दिखाओगे जिसके द्वारा तुम कहीं पर भी उड़ रहे विमान का अपहरण कर उसे यहाँ ले आते हो? जरूर दिखाएंगे प्यारे छोकरों। तुम्हारा अंग भंग करने से पहले हम तुम्हें अपना वह स्टेशन जरूर, ऑपरेशन थिएटर व लेबोरेटरी अवश्य दिखाएंगे, ताकि मरने से पहले तुम्हारे दिलो दिमाग में कोई प्रश्न शेष न रह जाए। कहकर वह गोरा राजा से किसी और भाषा में बातें करने लगा। गिट पिट गिट पिट गिट। फिर चारों उठ खड़े हुए। चलो हमारे साथ, हम तुम्हारी आखिरी इच्छा भी पूरी किए देते हैं। वे चारों राम रहीम को साथ लेकर कुछ दूर बनी एक इमारत के भीतर चले गए। उस इमारत के भीतर बने एक बड़े हॉल में, यह है हमारा ऑपरेशन रूम। यहाँ लोगों के विशेष अंग निकाले जाते हैं। एक दूसरे कमरे में, यह है हमारी लेबोरेटरी। यहाँ निकाले गए मनुष्यों के उन अंगों को एक विशेष केमिकल में संभाल कर रखा जाता है ताकि वे खराब ना हो। ओह, अति भयानक। अंत में एक सबसे बड़े लंबे चौड़े हल में, यह है हमारा स्टेशन जहाँ से हम विमानों का अपहरण करते हैं। और यह वह चुंबकीय मशीन है जो कहीं भी उड़ रहे विमानों को खींचकर यहाँ ले आती है। अरे क्या, अभी अभी हमें सूचना मिली है कि अमेरिका से एक यात्री वाहक विमान 300 यात्रियों को लेकर पाकिस्तान जाने के लिए उड़ान भर चुका है। अब तुम अपनी आंखों से देखना कि हम उस विमान का किस तरह हाईजैक करते हैं। फिर उसने वहां कार्यरत आदमियों को संबोधित कर आदेश दिया, ऑपरेशन स्टार्ट। तुरंत चुंबकीय मशीन व टीवी स्क्रीनों से जुड़ी मशीनों पर कार्यरत व्यक्ति हरकत में आ गए। ठकर ठकर, किर किर, पी पी। जल्दी ही मशीनों के ऊपर लगे कई टीवी स्क्रीन प्रकाशमान हो उठे और उन पर एक विमान उड़ता हुआ दिखाई देने लगा। हाँ हाँ हाँ, यही है वह अमेरिकी विमान जिसका हमने हाईजैक करना है। लेकिन तभी टीवी स्क्रीनों से वह विमान गायब हो गया और उसके स्थान पर कई लड़ाकू विमान दिखाई देने लगे। हैं? ये विमान कहाँ से आ गए? हाँ 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 हाँ, ये लड़ाकू विमान हमारे देश के हैं शैतानों। और अब तुम अपना शैतानी खेल खत्म हुआ समझो। हाँ हाँ हाँ, क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? अब तक जो हुआ वह मेरी मर्जी और मेरी योजना अनुसार ही हुआ, तभी तो तुम लोग मुझे और रहीम को यहाँ आसानी से ले आए। वरना यदि मैं नहीं चाहता तो तो क्या तुम्हारा बाप भी मुझे यहाँ नहीं ला सकता था। जल्द से जल्द यहाँ पहुँचने के लिए मैंने जो योजना बनाई थी उसके मुताबिक ही मैंने और रहीम ने अपने आप को तुम्हारे आदमियों के हवाले कर दिया था। लेकिन यहाँ आने से पहले मैंने सीक्रेट सर्विस के चीफ को सारी स्थिति से अवगत करा दिया था। परिणाम स्वरूप उन्होंने यहाँ धावा बोल दिया। अपने टीवी स्क्रीनों पर जो लड़ाकू विमान तुम देख रहे हो उनके हमारे देश के छापामार सैनिक ही हैं। उनमें हमारे देश के छापामार सैनिक ही हैं।
अब तुम्हारी खैर नहीं। ओह यू। एक गोरे ने पहले राजा से कुछ कहा और फिर राम से बोला, मैंने मुकाबले के लिए राजा से कह दिया है, यहाँ के लड़ाके तुम्हारे देश की फौज की धज्जियां उड़ाकर रख देंगे। तुम इनके स्वभाव से परिचित नहीं। यह तो वक्त ही बताएगा मिस्टर रॉबर्ट। अब फिलहाल तो हमारा तमाशा देखो। हैं क्या? तुम्हारे पास रिवॉल्वर कैसे आया? रहीम ने न जाने कब जूते के तले से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया था। राम ने भी मौका देख अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। हाँ हाँ हाँ। रिवॉल्वर कहाँ से आया ये तो अब तुम तीनों ही अपनी आंखों से देख चुके हो। लेकिन अब कोई गलत हरकत करने की कोशिश मत करना, वरना तुम तीनों की खोपड़ी में गोल गोल लाल लाल सुराख हो जाएंगे। फिर राम ने वहां कार्यरत सभी व्यक्तियों को धमकाकर बाहर खदेड़ दिया। उधर बाहर लड़ाकू विमानों से सैकड़ों भारतीय छात्राधारी सैनिक नीचे कूद चुके थे और छतरियों के सहारे नीचे उतर रहे थे। फिर जल्दी ही ग्रीनलैंड की धरती पर भारतीय फौजें और वहां की फौज के मध्य भयानक जंग छिड़ गई। धाए तड़ तड़ ई आ धाए छप टिचुम खचाक ओप ई। जहां भारतीय फौज अग्नि उगलने वाले हथियारों से काम ले रही थी, धाए धाए तड़ तड़ ओ आ बम धड़ाम ई, वहीं ग्रीनलैंड के लड़ाके तीर कुल्हाड़े और त्रिशूल से काम चला रहे थे। हाय उफ आ। लेकिन अंत में आग उगलने वाले भयानक हथियारों ने कामयाबी पाई और ग्रीनलैंड की बची कुची सेना ने भारतीय फौजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पूरे ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लो और उनके राजा व विदेशी मुजरिमों को गिरफ्तार कर लो, यह हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। और जल्दी ही ग्रीनलैंड के राजा के साथ साथ तीनों गोरों को भी भारतीय सैनिकों ने अपनी बंदूकों के साए में ले लिया। मेरे बहादुर बच्चों, आज तुमने फिर एक और महान कारनामा कर दिखाया है। तुम्हारी सूझबूझ से न केवल ये तीनों गोरे शैतान ही पकड़े गए, बल्कि इनके बताने पर अब पूरे विश्व में पहले इनके खतरनाक एजेंट भी पकड़े जाएंगे। धन्य हो तुम दोनों। और अगले दिन के तमाम समाचार पत्र राम रहीम की प्रशंसा और उन तीनों गोरे शैतानों की गिरफ्तारी व विमानों के अपहरण का रहस्य खुलने से भरे पड़े थे। समाप्त।